नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। आखिरकार 4 दशकों का इंतजार खत्म हुआ और भारत बांग्लादेश की सीमा पर बसे 162 गांव की तकदीर का आज फैसला हो गया। आज से दशकों पहले भारत की तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने बांग्लादेश की आजादी में अहम भूमिका निभाई और आज भारत की मोदी सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा विवाद सुलझा लिया। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत इतना भव्य हुआ कि खुद वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना प्रोटोकॉल तोड़ते हुए हवाई अड्डे तक पहुंच गईं। ऐसा लग रहा है कि भारत बांग्लादेश की दोस्ती का एक नया युग सामने आ गया है। ऐसे में आज हमारा सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश से सीमा विवाद सुलझाकर मोदी ने विदेशी मोर्चे पर अपना झंडा गाड़ दिया है? क्या इंदिरा गांधी के बाद मोदी दूसरे सबसे बड़े स्टेट्समैन बन गए हैं? और क्या यह दौरा बांग्लादेश को भारत का भरोसेमंद पड़ोसी बना सकेगा? इन तमाम सवालों पर राजनीतिक दलों के नुमाइंदों और एक्सपर्ट्स के साथ हमारी बातचीत होगी, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सुबह 9:45 पर प्रधानमंत्री जब ढाका पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। विमान की सीढ़ियों के पास खुद शेख हसीना की मौजूदगी काफी कुछ कह रही थी। मोदी ने भी अपनी भावनाएं जाहिर करने में जरा भी देर नहीं की। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा, नमस्कार बांग्लादेश, मैं भारत के लोगों का प्यार और सद्भावना लेकर आया हूँ। एक मित्र का स्वागत करने के लिए प्रोटोकॉल तोड़ा क्या? नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों की यात्रा करने के बावजूद मोदी अब तक बांग्लादेश नहीं जा पाए थे, क्योंकि वे संसद से लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट को पास करवाकर इसे सौगात के तौर पर ढाका ले जाना चाहते थे। आज ढाका में इस पर लगी मोहर ने भारत और बांग्लादेश के बीच 4 दशकों पुराना विवाद खत्म कर दिया। मोदी का स्वागत करने के लिए वे भी आगे हैं, जिन्हें ढाका में अमूमन भारत का दोस्त नहीं कहा जाता। इस तरह की भावनाएं दशकों पहले बांग्लादेश में इंदिरा गांधी के लिए 1971 के युद्ध के बाद दिखी थी, जब उन्होंने बांग्लादेश की आजादी में निर्णायक भूमिका निभाई थी। साझा विरासत के बावजूद भारत और बांग्लादेश के रिश्ते धूप छांव बने रहे हैं। समझौता और आदान प्रदान के दूसरे कार्यक्रमों से परे प्रधानमंत्री की बांग्लादेश यात्रा की सफलता इस बात से आंकी जाएगी कि क्या बांग्लादेश भारत को ये विश्वास दिला पाएगा कि वो किसी भारत विरोधी एजेंडे का हिस्सा नहीं बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। तो ऐतिहासिक करार हुआ है। इस करार के क्या मायने मतलब हैं? तमाम बिंदुओं पर, पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात में अपने मेहमानों से करवा दूं। मेरे साथ मीम अफजल साहब, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत होगी। सुधांशु त्रिवेदी कुछ ही देर में हमारे साथ मौजूद होंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। हमारे साथ डॉक्टर संजय भारद्वाज साहब यहां पर जुड़ चुके हैं। आप जेएनयू में प्रोफेसर हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। शीलकांत शर्मा भी कुछ ही देर में हमारे साथ मौजूद होंगे। आप सार्क में सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी भी चर्चा में शिरकत कर रहे हैं। पहला सवाल मीम अफजल साहब आपसे ही है, क्या बांग्लादेश सीमा विवाद को सुलझाकर मोदी साहब ने विदेशी मोर्चे पर झंडा गाड़ दिया है? देखिए, जो आदमी लीड करता है और जो सिग्नेचर करता है जिसके जमाने में, उसी को माना जाता है कि वो लीड कर रहा है जी। लेकिन आपका ये कहना कि क्या उन्होंने ऐसा करके झंडा गाड़ दिया है, मैं समझता हूँ झंडा गाड़ा है देश का। और ये काम तो काफी दिन पहले से ही चल रहा था और आज से कोई ये विवाद आप जानते हैं 42 साल से चल रहा है, 41 साल से। बिल्कुल। और 1972 में हुआ, उसके बाद जो टेंशन्स आई हैं, बहुत सारे ताल्लुकात कभी खराब होते थे, अच्छे होते थे। दो देशों के दरमियान में जो परिस्थितियां कभी कभी होती हैं, जैसी अभी भी पाकिस्तान के साथ है, नहीं, वो परिस्थितियां आप एक बात पहले बताइए, अपनी बात आप रखिएगा सर, लेकिन मुझे थोड़ा बताइए, एक बात बताइए, क्या आप इसका क्रेडिट नरेंद्र मोदी को नहीं देना चाहते हैं अगर ये मसला सुलझ गया तो? नहीं, मैंने तो आपको शुरू में ही कहा कि क्रेडिट जो है, जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं उनको जाएगा ही, उसको कोई दो राय हो ही नहीं सकती इसके अंदर। लेकिन ये मत भूलिए कि इस एग्रीमेंट को पार्लियामेंट की सैंक्शन मिली है, दोनों हाउसेस की जी। और राज्यसभा में मौजूदा सरकार की मेजोरिटी नहीं थी, लेकिन सारी पार्टियों ने इसके साथ किया। और इसका श्रेय में बहुत हद तक मोदी जी को तो जाता ही जाता है, लेकिन सुषमा स्वराज जी को भी जाता है जी। लेकिन वो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही हैं।
तो जो क्रेडिट लेने का जो मामला है वो आप जानते हैं इस सरकार में एक आदमी के अलावा किसी को मिलता नहीं है और ना मिलेगा। लेकिन आप देने को तैयार नहीं है सर। नहीं, मैंने तो शुरू में ही आपको कह दिया जी। इस क्रेडिट को कैसे मना कर सकता है कोई? प्रधानमंत्री ने वहां जाकर के करार किया है, ये क्रेडिट उनको जाएगा ही जाएगा। चलिए ठीक है, लेकिन जो बैकग्राउंड है, मीम अफजल साहब में आऊंगा। बैकग्राउंड की जो आप बात कर रहे हैं कि साल 2011 में बात बनते बनते कैसे रह गई थी, ममता बनर्जी तब नहीं मानी थी, अब क्यों मान गई, ये भी एक बड़ा सवाल है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन मैं पहले एक टिप्पणी इस पर लेना चाहूंगा डॉक्टर संजय भारद्वाज से। आप जेएनयू में प्रोफेसर हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। पहले जरा ये बताइए, ये समझौता कितना महत्वपूर्ण आपके मुताबिक, इसमें भारत का कितना नुकसान है या फिर कितना फायदा है? देखिए, पहले तो आपने झंडे गाड़ने वाली बात कही। मैं कहता हूं विदेश की धरती पे तो झंडा नहीं गाड़ा, लेकिन देश की धरती पे जरूर गाड़ दिया। क्योंकि ये जो भूमि सीमा का जो डिमार्केशन था, ये समझौता था, ये भारत के लिए ज्यादा नुकसानदायी था जब नहीं हो रहा था। अगर आप देखते हैं तो ये 4096 किलोमीटर का जो बॉर्डर है, ये पोरस बॉर्डर है, और इसमें भी करीब 1000 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो रिवराइन बॉर्डर है। तो जो एंटी सोशल और एंटी स्टेट जो एक्टर्स हैं, उनके लिए एक बहुत आसान रास्ता था आवाजाही का। वो हथियारों की तस्करी में आवाजाही करते थे, मादक पदार्थों की तस्करी में आवाजाही करते थे, और वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता था, माइग्रेशन का प्रॉब्लम होता था। तो भारत का जो भारत राज्य है उसको डायरेक्ट एक थ्रेट था, क्योंकि करीब 6.5 किलोमीटर तो बॉर्डर डिमार्केटेड ही नहीं था, वो कभी डिमार्केटेड नहीं हुआ। तो जो 1947 में रेड क्लिफ अवार्ड कहा गया, मैं कहता हूं वो रेड क्लिफ अवार्ड नहीं, एक रेड क्लिफ ब्लंडर था। वो बहुत ही जल्दबाजी में बनाया हुआ था, जनता का ध्यान नहीं रखा, राज्यों का ध्यान नहीं रखा, और एक तरीके का भारत की सुरक्षा के लिए थ्रेट था। और जिस तरीके से गतिविधियां बढ़ रही थी बांग्लादेश में पिछली सरकार के दौरान, खालिदा जिया के समय में कट्टरपंथी ताकतें बढ़ती जा रही थी, जिस तरीके से पूर्वोत्तर राज्यों के अलगाववादी जो तत्व हैं वो नेक्सस बना रहे थे, ये भारत की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा एक खतरा था। और इसकी पहल अब किसने पहल की? मनमोहन सिंह जी ने पहल की, और बीजेपी। मैं इस पर टिप्पणी देता हूं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जुड़ गए मेरे साथ, मैं आपके पास आऊंगा दोबारा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता है डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी। अभी मीम अफजल साहब कह रहे थे थोड़ी देर पहले, आपसे संपर्क तब तक हमारा नहीं हो पाया था, वो कह रहे थे कि जाहिर तौर पर चूंकि अब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं तो उन्हें श्रेय इसका जाएगा जो समझौता हुआ है, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि कांग्रेस नहीं तैयार की थी। देखिए, किसी भी ऐसे समझौते की पृष्ठभूमि में पूर्ववर्ती सरकारों का भी कुछ न कुछ योगदान होता है, तो मैं ईमानदारी से उस बात को भी स्वीकार करता हूं। परंतु अंतिम परिणति तक पहुंचाने के लिए जो राजनीतिक दक्षता, सामंजस्य और अन्य प्रकार की क्षमताएं चाहिए, उसके लिए हमें मानना पड़ेगा, जैसे श्री नरेंद्र मोदी जी ने, आप देखिए हमारा लोकसभा में स्पष्ट बहुमत था, इसके बावजूद भी हमने कांग्रेस पार्टी के कंसर्न्स को एकोमोडेट किया। असम के मुख्यमंत्री ने जो कहा, यद्यपि हमारी असम की यूनिट उसके बिल्कुल विरोध में थी, और हमने उस जमीन विवाद में उसको इंक्लूड किया और एक राष्ट्रीय मुद्दे पर सर्वसम्मत विचार बनाने का प्रयास किया। रही बात क्रेडिट की, तो यह बात सही है, जैसे 1971 का युद्ध हुआ था तो इंदिरा जी को उसका क्रेडिट मिला था, हमारे नेता अटल जी ने तो उनके लिए बहुत भूरी प्रशंसा की थी। और वैसे अगर कहें तो उसमें सेना का क्या रोल था, और इवन यहां तक कहें कि सोवियत संघ के समर्थन का भी एक बड़ा रोल था, वो सब विषय अपनी जगह है। मगर हमने उनको क्रेडिट दिया था, तो हम इसी प्रकार की भूमिका की अपेक्षा करते हैं कि कांग्रेस भी इस बात को ईमानदारी से स्वीकार करे। 1947 के बाद किसी पड़ोसी देश के साथ ये पहला मौका है जब हमने एक सामंजस्यपूर्ण वातावरण से ठीक है, बिल्कुल ये एक अच्छा कदम है, बहुत बढ़िया नेक पहल है। लेकिन जरा मुझे ये भी बताइए, ये आप लोगों का स्टैंड बदल कैसे गया? जब विपक्ष में रहते हैं तब कुछ और कहते हैं, अब सरकार में आने के बाद आपको लगने लगा कि नहीं, जब तत्कालीन जो मनमोहन सिंह की सरकार का जो कदम था वो सही था? नहीं, जब हम विपक्ष में थे तो हमने इस पे कुछ आपत्तियां की थी, और वो भी हमारे आसाम की यूनिट ने की थी। हमारी आसाम यूनिट आज भी उस विषय के विरोध में थी, इसीलिए तो हम ये कह रहे हैं ना, हम विपक्ष में थे, हमारे कंसर्न्स को तत्कालीन सरकार एड्रेस करके एकोमोडेट नहीं कर पाई, यानी उन विषयों पे वार्ता करके एक समन्वय नहीं बना। कौन से विषय थे? मगर हमने कांग्रेस के साथ सुधांशु जी, कौन से विषय थे जिस पर सामंजस्य आप तब स्थापित नहीं कर पा रहे थे? असम के मुख्यमंत्री के साथ भी मतभेद होने के बावजूद समन्वय बिठाया। हाँ, वही तो मैं पूछ रहा हूं सुधांशु जी, कि समन्वय आखिर ऐसा किस मसले पर पेच अटका हुआ था तब जब विपक्ष में थे, और सरकार में आते ही आपने उसको सुलझा लिया? ऐसा क्या हुआ? जी, मैं आपको बता रहा हूं, हमने ये बात स्पष्ट कर दी, हम स्पष्ट बहुमत की सरकार थे, इसके बावजूद हमारा मानना था कि यह मामला राष्ट्रीय है, नेशनल कंसर्न का है,
राष्ट्रीय सरोकार का है, तो इस पे यथासंभव सर्वसम्मति होनी चाहिए। अच्छा। इसलिए हम इस विषय पे अपने पूर्ववर्ती कदम से पीछे हट गए और हमने कांग्रेस और असम के मुख्यमंत्री के सुझाव को एकोमोडेट किया। चलिए मैं आऊंगा। तो हमारी समन्वयवादी जो विचार है, और आप देखिए हम ममता बनर्जी जी को भी बंगाल लेके गए। बिल्कुल बिल्कुल, कैसे आपने मना लिया ममता बनर्जी को, वो तो मैं पूछूंगा आपसे। मीम अफजल आपको कुछ जवाब देना चाह रहा। संजू आता हूं आपके पास। मीम अफजल कुछ कहना चाह रहे हैं। मीम अफजल जी, सबसे पहले तो मैं सुधांशु भाई का शुक्रिया अदा करूंगा। वो शायद पहले प्रवक्ता हैं, चूंकि मैं कई डिबेट्स में बैठा हूं सुबह से, वो शायद पहले प्रवक्ता हैं जिन्होंने कुछ हकीकत पर मबनी बातें की और ये भी माना कि पिछली सरकारों का भी इसके अंदर कुछ ना कुछ योगदान है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने अपना दिल बड़ा करके बात की और मेरा ख्याल है प्रवक्ताओं को इतना ख्याल रखना चाहिए। लेकिन मैं एक बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूं, ये बहुत बड़ा काम हुआ है और तारीखी काम है। ममता बनर्जी के ताल्लुक से अभी राहुल जी ने कोई ट्वीट किया, उसका भी आपने जिक्र किया, वो हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स है। लेकिन जहां तक इसका ताल्लुक है जी, मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने यह जरूर कहा है कि कल तक आप जो मुखालफत करते थे, आज आपने जब किया तो आप उसका श्रेय ले रहे हैं, तो आप कैसे पलट गए और हमारे जमाने में क्यों मुखालफत करे, वो आपने भी पूछा, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं। लेकिन आपको ये ध्यान होगा कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे अहम मुद्दा जो रहा है फॉरेन पॉलिसी को लेकर, वो बांग्लादेशी घुसपैठियों का मसला रहा है। और इस बार काफी सभी लोगों ने ये अंदाजा लगाया था और जो कुछ अखबारों में रिपोर्ट्स आई हैं उसमें यह था कि जो बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला है, इलीगल माइग्रेंट्स का मसला है, उस पर जरूर बातचीत होगी। और उसमें दो तरह की बातचीत सामने आ रही थी कि या तो भारत सरकार कोई परमिट इशू करने के मूड में है कि भाई बांग्लादेशियों को एक परमिट बाकायदा दिया जाएगा काम करने का, या फिर ये कि जो ऑन अराइवल वीजा है, जिस तरह चाइना में मोदी जी ने मिनिस्ट्री की एडवाइस को पीछे छोड़ते हुए अपने तौर पर एक लीडर होने के नाते, प्रधानमंत्री होने के नाते फैसला लिया। हालांकि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज दोनों के खिलाफ है, बांग्लादेश के भी और इनके भी खिलाफ, चाइना के, लेकिन उन्होंने एक फैसला लिया कि ई वीजा जो है, यानी ई टीवी टूरिस्ट वीजा, वो देने का फैसला उन्होंने किया। और जाहिर है कि बहुत अहम काम उन्होंने किया था और बहुत अहम फैसला लिया था। लेकिन बांग्लादेश को लेकर के क्या इस तरह का कोई चीज जहन में है? आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा किया है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जवाब ले लेता हूं। संजीव, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन इसका जवाब मैं ले लूं पहले सुधांशु त्रिवेदी जी से। कोई इस तरह का कदम भी उठाएंगे सुधांशु जी? जी, मैं थोड़ा सा वॉइस में प्रॉब्लम थी इसलिए मैं ढंग से सुन नहीं पाया। वो कह रहे हैं कि जिस तरह की सहूलियत नरेंद्र मोदी साहब चीन को देने जा रहे थे, ई वीजा जैसी जो बातचीत हुई थी और उस दिशा में और आगे बढ़ने का प्रयास भी किया गया था, क्या बांग्लादेश के साथ भी कुछ इस तरह का समझौता होगा? नहीं, वो कर दिया गया है, कर दिया गया है बांग्लादेश के साथ हमारे देखिए चाइना के। जी बोलिए। कुछ दिक्कत आ गई, सुधांशु जी की आवाज हम तक नहीं आ रही है। सही है कि हम बांग्लादेश के साथ जो एक बांग्लादेश के साथ जो हमारा ट्रेड इम्बैलेंस है, उस इम्बैलेंस को भी हम दूर करने का प्रयास करेंगे और हमारा यह विश्वास है कि उससे भारत और बांग्लादेश दोनों को लाभ होगा। ठीक है। अब संजीव, जरा मुझे एक बात बताइए, इसके पीछे क्या कोई राजनीति भी आपको नजर आती है? ये हृदय परिवर्तन बीजेपी का कैसे हुआ, जिसके पक्ष में बीजेपी नहीं थी साल 2011 में? अचानक प्रधानमंत्री जब मोदी बन जाते हैं, उसके बाद इस दिशा में कैसे आगे बढ़ गए? ये तो शायद सुधांशु जी एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि हमें बखूबी याद है साल 2011 का ये एग्रीमेंट है मनमोहन सिंह का, शेख हसीना का, और उसके बाद साल 2012 का मानसून सत्र चल रहा था। उस वक्त विरोध देखा गया था और कहा यह गया था कि आपने वहां के जो लोग हैं उनसे बिना पूछे हुए इस तरह का एग्रीमेंट कैसे कर लिया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कह रही थी, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे। और उसके बाद ये कह रहे हैं कि राज्य सरकार की राज्य इकाई जो थी वो विरोध कर रही थी असम की। पर सच्चाई ये है कि विंटर सेशन शुरू होने वाला था साल 2013 का, और अरुण जेटली जी ने, उस वक्त विपक्ष के नेता हुआ करते थे वो राज्यसभा में, और उन्होंने सेक्रेटरी जनरल को लेटर लिखा था और केशवानंद भारती केस का हवाला दिया था 1973 का, और कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसी में ये पूरा टेरिटरी आता है भारत का। तो भारत के टेरिटरी को किसी भी लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट के जरिए बदला कैसे जा सकता है, और इसीलिए हम इसका विरोध करते हैं। तो जब वो उस वक्त कहा यह गया था कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसका कंट्रावेंशन होगा इस तरह का लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट,
एग्रीमेंट, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, तो फिर आज कैसे परिवर्तन हो गया और कैसे इसके लिए तैयार हो गए, शायद सुधांशु जी को एक्सप्लेन करना चाहिए। मैं सुधांशु जी से इसका जवाब लेता हूं, लेकिन डॉक्टर संजय भारद्वाज इस पर कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, ये परिवर्तन हुआ कैसे सर, थोड़ा आप क्या समझ पा रहे हैं? मैं 2-3 बातें बताना चाहता हूं। विरोध बेसिकली वहां के जो लोकल स्टेक होल्डर्स थे वो विरोध कर रहे थे। असम गण परिषद विरोध कर रहा था। वहां का जो सुधांशु जी कह रहे थे कि लोकल बीजेपी यूनिट थी वो विरोध कर रही थी। एक ऑल नॉर्थ ईस्ट काउंसिल है वो विरोध कर रहे थे। उनकी तरफ से विरोध था। अब किस आधार पे था, लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि ये देखो, मुझे लगा कि ये मोदी जी की सूझबूझ है एक तरीके से, कि जिस तरीके का जो एक अल्पकालिक फायदा जो देखा जा रहा है कि आसाम को कम लैंड मिल रही है, मेघालय को ज्यादा मिल रही है, बंगाल को ज्यादा मिल रही है, बांग्लादेश को 10,000 एकड़ ज्यादा लैंड चली जाएगी, इस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स हैं। और ये सही बात है कि इस लैंड एग्रीमेंट में भारत को लैंड के हिसाब से कुछ हद तक कुछ घाटा हुआ है, लेकिन दीर्घकालिक परिणाम बहुत सकारात्मक है। हमारी जो कंसर्न है बॉर्डर पे, जो एक मेजर कंसर्न बनती जा रही थी, चाहे वो माइग्रेशन का इशू मीर साहब ने उठाया, एक बहुत बड़ा कंसर्न है। सिक्योरिटी का जिस तरीके से हमको वेस्टर्न बॉर्डर पे जो सिक्योरिटी थ्रेट्स रोजाना मिलती है, हमारे जवानों को सहनी पड़ती है, वही थ्रेट्स ईस्टर्न बॉर्डर पे बढ़ती जा रही थी। मुझे लगता है कि ये सीमा विवाद का समझौता होने से हम 2-3 चीजों को सुचारू रूप से कर पाएंगे। पहली बात तो कि हम अपनी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज है उनको मॉडर्नाइज कर पाएंगे। दूसरा, जो हमारा जो फेंसिंग प्रोजेक्ट चल रहा है, करीब 3200 किलोमीटर का हमने फेंसिंग तीन फेजेज में पूरा कर लिया है, उसको हम बखूबी रूप से मेंटेन कर पाएंगे। जो तीसरा मॉडर्नाइज कर पाएंगे। दूसरा, जो हमारा जो फेंसिंग प्रोजेक्ट चल रहा है, करीब 3200 किलोमीटर का हमने फेंसिंग तीन फेजेज में पूरा कर लिया है, उसको हम बखूबी रूप से मेंटेन कर पाएंगे। जो तीसरा, जो लैंड बॉर्डर एरिया का डेवलपमेंट का इश्यूज हैं, जो बॉर्डरिंग स्टेट्स, अगर आप प्रणब मुखर्जी जी का अगर भाषण देखते हैं, जो ज्वाइंट सेशन में भाषण दिया, उन्होंने कहा था कि हम ईस्टर्न राज्यों का विकास उस आधार तक ले जाएंगे जितना कि वेस्टर्न इंडिया में हुआ है। तो ये मोदी जी इस विकास की धारा को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूं कि मोदी जी यहाँ पे विकास की राजनीति कर रहे हैं। विकास की राजनीति कैसे कर रहे हैं? विकास की राजनीति या विकास के नाम पर राजनीति? नहीं, दोनों बात है। अच्छा। दोनों बात है विकास के नाम पे, क्योंकि बीजेपी का बहुत कुछ हद तक, अगर आप देखते हैं नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में और बंगाल में बहुत अच्छा कोई प्रेजेंस नहीं है। और अभी इलेक्शंस ड्यू हैं, दोनों आसाम में भी है और बंगाल में भी है। ठीक है। तो जब बांग्लादेश के साथ में इस तरीके के एग्रीमेंट्स होंगे तो दूसरे मुद्दे सामने आते हैं। आपने उनको डिलीवर कर दिया लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, तो कनेक्टिविटी का इश्यू आता है। कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट लेके आएगा। दूसरा, भूटान और नेपाल और बांग्लादेश के साथ एक तरीके का एक जो पावर ग्रिड बनाने की मोदी जी जो बात कर रहे थे, तो ये एक तरीके का एक पैकेज जो बहुउद्देश्य जो प्रोजेक्ट वो लेके गए हैं, जो उससे उस क्षेत्र में प्रोस्पेरिटी आएगी और जनता कन्विंस होगी कि विकास है। तो अगर इसमें मोदी साहब राजनीति भी कर रहे हैं तो दिक्कत क्या है? लोगों को तो फायदा हो रहा है। यस, जनता कन्विंस होगी कि विकास आ रहा है, विकास आ रहा है। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, जरा मुझे एक बात बताइए, ये ममता बनर्जी को कैसे बना लिया आप लोगों ने? देखिए, पहले मैं इस बात का उत्तर दे दूं जो संजीव जी ने कहा था। यह सत्य है कि देखिए, जिस समय हम किसी के साथ बाउंड्री अल्टरेशन कर रहे हैं इस देश का, भले ही वो कितना माइनर इशू हो, पर है वो नेशनल कंसेंसस का इशू रहा। जी, चलिए, कोई दिक्कत आ गई, तकनीकी खामी? ये उचित था क्या? तो मैं याद दिलाना चाहता हूं। जी जी, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। 2007 में जब सर्वोच्च न्यायालय ने IMDT एक्ट को क्वैश किया था, तो इसमें अपने टिप्पणी में यह शब्द लिखा है कि यह बांग्लादेशी घुसपैठ की समस्या भारत पर विदेशी आक्रमण के समकक्ष है, जो पूरे पूर्वोत्तर के लिए समस्या पैदा कर रही। तो आप समझिए, देश का एक पूरा का पूरा अंचल खतरे में जा रहा है, तो उससे बचाने के लिए यह आवश्यक था, क्योंकि जब सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है इट अमाउंट्स टू एक्सटर्नल एग्रेशन, इसलिए उस समय यह आवश्यक था। दूसरी बात, आप एक बात और समझनी चाहिए, जो आपने कहा विकास के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा उससे सहमत रहता हूं।
गुजरात का विकास, भाजपा शासित राज्यों का विकास, पिछली वाजपेयी सरकार का विकास और आने के बाद हमारी बढ़ी हुई विकास दर ये प्रमाणित करती है कि हम विकास की राजनीति करते हैं, विकास के नाम पर राजनीति। ठीक है, अच्छी बात है सर, लेकिन बांग्लादेश विकास का ध्यान अब तब भी रखते हैं जब मनमोहन सिंह इसी दिशा में आगे बढ़ रहे थे साल 2011 में, तब तो आपने विरोध कर दिया। ये सोच बदली कैसे? और मेरा जो सवाल था उसका जवाब आपने नहीं दिया। ब्रेक के बाद मैं फिर से पूछूंगा, आखिर ममता बनर्जी को आप लोगों ने कैसे बना लिया? और एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या इंदिरा गांधी के बाद मोदी अब भारत के सबसे बड़े स्टेट्समैन बन गए हैं? इस पर भी हम बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद देखते रहिए सबसे बड़ा सवाल।